हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सब जो अपने इतिहास का पार्ट अब देखेंगे, जो कि प्राचीन इतिहास, एक एक पार्ट करके, और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके यह कंप्लीट इतिहास के जितने भी क्विज हैं सब पूरा हो जाए। और यह किसी न किसी सन में ही आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इतिहास का। पहला क्वेश्चन, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। तो नवपाषाण काल का अगर कह दिया जाए तो ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें पालिश युक्त उपकरण बनने शुरू हो गए थे, घर्षक और पालिश युक्त। दूसरा यह था कि मध्य उपकरण, कुल्हाड़ी तो नहीं लग रहा है इस टाइम का, लेकिन पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति। जो मृदभांड थे अर्थात जो बर्तन थे वह काफ़ी अच्छे बनने शुरू हो गए, ये भी सत्य लग रहा है। अन्न पर बढ़ती निर्भरता, तो ये पशुपालन की सहायता के बाद ये ग्रुप समूह बनाकर रहना शुरू कर दिए, कृषि करना शुरू कर दिए थे, अर्थात ये भी सत्य है। मतलब इसमें बी गलत है। क्या है यहाँ पर? दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में पूरा पाषाण काल में असत्य है? तो यहाँ पूरा पाषाण काल का नाम ले रहा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की बात ले रहा है। पूरा पाषाण कालीन समस्त भारत में मिले, समस्त स्थल कहाँ मिले? भारत में मिले, से ये भी सत्य है। पूरा पाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक मिले हैं, ये भी सत्य है। पूरा पाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुआ, ये भी सत्य है। डिडवाना में सिंधी तालों से पूर्व पाषाण कालीन से उत्तर पाषाण कालीन के समग्र जो सामग्री है सबके सब मिला हुआ है, तो ये गलत यहाँ पर है। यहाँ मिला तो है, डिडवाना के संघी तालाब से जो मिला हुआ है वह पूर्व पाषाण कालीन ही मिला हुआ है, उत्तर पाषाण कालीन नहीं मिला हुआ, अर्थात ये गलत हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रमुख उत्खनन प्रारंभ किया गया? तो वो थे, हम लोगों को पता है कि यह अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्हीं की उपस्थिति में हुआ था। और जब यहाँ पर पुरातत्व अनुसंधान का गठन किया गया तो वह 1861 में गठन किया गया था, और इस पुरातत्वीय अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो यह चीज़ इतना ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोगों का कि उपकरणों की खोज नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं। तो नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के समय में उपकरण की जो खोज हुई थी उसकी जानकारी कौन दिए? तो ये थे ले मेजुरायर, ध्यान रखिएगा। और ये 1860 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी में पालिशदार सेल्ट प्राप्त करके उसके बारे में बताए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मेसोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण काल से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है यह देख लिया जाए कि मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि है, ये तो गलत है, क्योंकि मेसोलिथिक संक्रमण अवधि है, लेकिन किसके बीच में? तो उत्तर, यह है उत्तर या उच्च, जिसको कहें उच्च पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में, उच्च पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में मेसोलिथिक अर्थात मध्य पूरा पाषाण काल को संक्रमण अवधि कहते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो गया है। मध्य पाषाण काल में गाय, कुत्ते, बैल, बकरी, जानवरों का पालन आरंभ कर दिए थे, पशुपालन प्रारंभ हो गया था। मेसोलिथिक युग के उपकरण की गुण विशेषता लघु पाषाण युग थे, अर्थात सूक्ष्म थे। इनको माइक्रोलिथिक भी इसीलिए कहा जाता है, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य हुआ। फिर अगला है सन 1800
67 में कार्लाइल ने विंध्य की चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथिक को पहली बार खोजा था। तो ये भी सत्य है, याद भी होना चाहिए कि जो कार्लाइल थे उन्होंने 1867 में विंध्य के चट्टानी आवासों में माइक्रोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल के उपकरण को खोजा था सर्वप्रथम। अगले प्रश्न की तरफ। यह भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि क्या है? तो नियोलिथिक की क्या है? 7000 BC, यहाँ पे 7000 BC ईसा पूर्व है। इस टाइम नवपाषाण काल को रखा गया है। अगला प्रश्न, सांभर प्रदेश, सांभर मतलब राजस्थान, सांभर प्रदेश लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की जो सूचना है उसके बारे में। तो कृषि योग्य बनाने की सूचना पूरे भारत का टाइमिंग जो रखा है, ध्यान रखिए, वह 7000 के लगभग में रखा गया है। तो यह है 7000 से 600 BC के टाइम में है वो। अगला प्रश्न, इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण औजार आबादित रूप में दिखाई देते हैं, आबादित दिखाई देते हैं? तो हड्डियों से निर्मित उपकरण मतलब बुर्जहोम और चिरांद, इन दोनों जगहों से हड्डी से निर्मित मिले हुए हैं। तो यह बुर्जहोम कहाँ पर है आपका? कि ये देखिए कश्मीर में है, बुर्जहोम कश्मीर में है। यहाँ पे गर्ता आवास है, मृदभांड ये मिला हुआ है, और यहाँ हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। और यहाँ पर एक जो कुत्ते के साथ इसको दफनाया गया था, यहाँ पर कश्मीर में जो गर्ता आवास मिला है इसमें मृदभांड, कुछ औजार और उसके बाद में कुत्तों को भी साथ में दफनाया हुआ ऐसा प्रमाण मिला हुआ है। दूसरा आपका चिरान जो था, यह कहाँ है? ये चिरान तो कश्मीर में दो स्थान याद रखिए आप, बुर्जहोम और गुफकराल। और चिरांद आपका कहाँ है? ये गंगा घाटी बिहार में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चालकोलिथिक अर्थशास्त्र, चालकोलिथिक किसको कहते हैं? ताम्रपाषाण काल को कहते हैं। ये किसको कहते हैं? ताम्रपाषाण काल। अब ताम्रपाषाण के समय में नवपाषाण काल के बाद ग्रामीण अवस्था में बसना सब शुरू हो गए थे। ये सत्य है आपका। चालकोलिथिक का मतलब होता है ताम्रपाषाण काल। और इस समय क्यों इसको ऐसा कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पत्थर और तांबा दोनों को मिलाकर इसका उपयोग किया जाने लगा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यह है डोलमेंस क्या होता है? डोलमेंस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो डोलमेंस का मतलब होता है कि गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधि बनाना। जब शव को दफना दिया जाता है तो शव के ऊपर एक जो है कि समाधि बना दी जाती है, उस समाधि को कहा जाता है डोलमेंस। अगला प्रश्न, निश्चित कथन ए में क्या कहा गया है? नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। सही बात है। नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर है। गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि इस समय वह समूह में रहना शुरू कर दिए, कृषि पर भी निर्भर रहना शुरू कर दिए थे। तो इसमें कौन सा? ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? आदिम मानव, आदिम अर्थात जो जनजातियां हैं हमारे यहाँ, उन लोगों ने सबसे पहले क्या जो है कि सीखा था? तो देख लेते हैं यहाँ पे। चक्र का निर्माण नवपाषाण काल में हुआ था। पशुओं को पालना मध्य पाषाण काल में। अवस्थित जीवन निर्वाह करना नवपाषाण काल में। आग को तैयार करना नवपाषाण काल में। मतलब यहाँ पूछा है कि पहला कौन सा विषय था? तो ये कौन सा सही है? पशुओं को पालना। अगला प्रश्न, होमोसेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को क्या कहते थे? तो होमोनिड कहते थे। हम लोग मानव जिस प्रजाति की देन है तो उसके पूर्वज को क्या कहा गया? होमोनिड कहा गया है। और आज का जो आधुनिक मानव है उसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। चलिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना था? तो राख के टीला, तो ये दक्षिण भारत की बात हो रही। राख का टीला दक्षिण भारत में ही मिला है, वो भी पलवाय में। तो पलवाय के साथ साथ और कहाँ कहाँ ये मिला है उसको याद रखिए। तो पलवाय आपका आंध्र प्रदेश में है, उतनूर आंध्र प्रदेश में है, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की, ये तीन को तीनों कर्नाटक में है। तो कितने स्थान हो गए आपका? पलवाय, उतनूर और पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की, यहाँ पे राख का टीला पाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए। नवपाषाणिक स्थल, तो नवपाषाणिक स्थल आपका एक तो कोल्डिवा है और दूसरा महगढ़ा है। ये दोनों क्या हैं कि नवपाषाणिक स्थल है आपका उतनूर, और ये दोनों स्थल ये प्राचीन काल पूरा पाषाण काल के हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढे बनाकर रहता था? भूमि में गड्ढे बनाकर मतलब यहाँ पे गर्तावास, और गर्तावास कहाँ है? कश्मीर में है, कश्मीर में। तो यह हुआ कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। दो स्थान है, गुफकराल और एक है बुर्जहोम। अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य क्या मिले हैं? तो आदमगढ़ और बागौर से सबसे प्राचीन साक्ष्य जो मिला है वह है पशु। क्या मिला है? पशुओं को पालना, ये चीज़ मिला हुआ है यहाँ से। पालतू जानवर अर्थात सत्य है यहाँ से। चलिए अगले प्रश्न। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? सबसे पहले वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, चरक और आर्यभट्ट। तो ये आपके आर्यभट्ट जो है सबसे प्राचीन खगोलविद है, और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। ये बताया था इन्होंने सबसे पहले। कब बताया था? 5वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? वह भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक हैं, सत्य है, 1861 में। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये भी सत्य है। उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ये भी सत्य है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहर के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया था, ये गलत है, आपका सी गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ऐसा कौन कहा है? किसका कथन है? तो राहुल सांकृत्यायन का कथन है। यह है कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, और राहुल सांकृत्यायन को महापंडित भी कहा जाता है। यह बहुभाषाविद भी थे। चलिए अगला प्रश्न। सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है। जो सूक्ष्म होते हैं उपकरण, वो किससे संबंधित है? तो मध्य पाषाण से। आप ध्यान रखिएगा। जो पूरा पाषाण काल का उपकरण था वह खुरदुरा होता था, मध्य पाषाण काल का सूक्ष्म हो गया था, माइक्रोलिथिक हो गया था, नव पाषाण काल का जो था वह आपका पालिश युक्त हो गया था, और ताम्र पाषाण युग में पत्थर और तांबा दोनों का उपयोग हो रहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं है? तो मेल नहीं है महाभाष्य पाणिनि, यही गलत लग रहा है, क्योंकि महाभाष्य के पतंजलि है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास सही, प्रियदर्शिका हर्ष सही, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? कहाँ से? तो ये ध्यान रखिए कि 80,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व भले आधुनिक मानव के अवशेष मिले हैं, तो बोर्नियो की नियाय गुफा से। अगला प्रश्न।
प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहा गया है? तो ब्रह्मवर्त ब्रह्मा का वर्त अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए सरस्वती को। ब्रह्मवर्त किससे संबंधित है? सरस्वती को। और इसमें कुछ खास चीज़ें कि यह मनुस्मृति में द्वादशी और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा गया है। एक, द्वादशी की पहचान राजस्थान के हकरा नदी से की गई। हकरा नदी को द्वादशी नदी कहा गया है। दूसरा, द्वादशी सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है जो राजस्थान में बहती थी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। इस नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है। और गंगा व यमुना का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्मर्षि कहा गया है। गंगा यमुना के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि और द्वादशी दृश्यवती और सरस्वती के बीच नदियों के बीच में ब्रह्मवर्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तो तांबा है। अगला प्रश्न, जो कि राजस्थान के, ये तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान के खेतड़ी से। अगला प्रश्न, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से है? तो अगर ये आ गया तो आपको एक कश्मीर का बुर्ज होम, कुछ यहाँ गुजरात में भी है, अर्थात यह आपका बुर्ज होम और रंगपुर में है यह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है? तो चतुर्थ बौद्ध संगति, क्योंकि यह अब चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी में हुआ है। यह घटना कब है? जबकि पूछा है ईसा पूर्व, और चतुर्थ बौद्ध संगति 78 ईस्वी में मानी जाती है। आपका 183 में माना जाता है, इंडो ग्रीक को 183 BC में माना जाता है आरंभ। और उसके बाद जो है कि विक्रम संवत आपको इतना तो पता हम लोगों को है कि ये 57 BC में माना जाता है। उसके बाद खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, यह भी BC में है। तो अर्थात इसमें से कौन सा सही था? आपका सी, चतुर्थ बौद्ध संगति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से संबंधित नहीं जुड़ा है? तो यह है उपकरण पूछ रहा है, भारत के प्राचीन उपकरण की विधि। तो मोस्टेरियन, यह है आपका मोस्टेरियन है, अचुलियन है और ओल्डोवान है, लेकिन ग्रोसियन आपका नहीं है यहाँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो बेलन घाटी को याद रखिए, बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। यह बेलन घाटी कहाँ? टोंस नदी की सहायक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में है। सोनभद्र से निकलकर मिर्ज़ापुर में होते हुए इलाहाबाद में टोंस नदी से मिल जाती है। पुरातत्व खोज यह यहाँ से की गई है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु का प्रकार नहीं है? तो यह कौन सा नहीं है? तो फ्लेक तो है, फ्लेक है, चॉपर है, बोरर है, लेकिन पेबुल नहीं है। यह हस्त कुठार बनाने की विधियां हैं। चलिए अगला प्रश्न, बसुली, छेनी, छेद वाला, गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो ये बसुली, छेनी या छोटे जितने भी हैं, अच्छे जितने भी उपकरण बने हुए हैं, तो ये सब नवपाषाण काल के हैं। सब के सब कहाँ के? नवपाषाण काल से मिले हैं। अगला प्रश्न, भट्टीप्रोलु अभिलेख किस धातु का है? तो भट्टीप्रोलु याद रखिए कि चांदी का बना हुआ था। भट्टीप्रोलु किस का है बना हुआ है अभिलेख? तो चांदी का था। चलिए अगला प्रश्न, बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? तो बुर्ज होम कश्मीर में था, वो भी नवपाषाण काल का, तो यह नवपाषाण काल का है। अगला प्रश्न, किस धातु में प्रथमतः टीन का मिश्रण किया गया था? तो टीन किसका मिश्रण किया गया था? आपका तांबा है, मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा?
तो वी गार्डन चाइल्ड जो थे, जनतांत्रिक धातु किसको कहा है? वो है लोहा। लोहा को क्योंकि यह कृषि में क्रांति ला दिया था ये। अगला प्रश्न, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, बसाण की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? तो प्राचीन वैशाली को कहा जाता था। वैशाली को, यह वैशाली गंगा घाटी में यह नगर है, और यह विशाला भी इसको कहा जाता था, इसलिए कि इक्ष्वाकु वंश के विशाल राजा ने इसको बसाया था। और यहीं पर कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल में महावीर स्वामी का जन्म भी हुआ था। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? तो पशुपालन कृषि दोनों है, अर्थात सी सत्य है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो पंचमार्क के नाम से जाना जाता था उसको। अगला प्रश्न, लेखक की सूची, यहाँ पे सूची मिलाना है। तो डी कौशाम्बी, कौशाम्बी का अगर कहा जाए तो इसमें कौशाम्बी मतलब कि अगर मान ले अम्बा देवी हैं तो ये किसके साथ हो सकती हैं? ये रियलिटी के साथ, रियलिटी, मिथ एंड रियलिटी। कौशाम्बी वास्तव में हो सकती हैं, तो यहाँ पे याद रख लीजिए। उसके बाद आर एस शर्मा की बुक कौन सी है? तो इसमें मिला के देख लिया जाए ये कौन सा सत्य है? डी अर्थात कौन सा है कि दूसरा। यह हो गए कौशाम्बी मिड एंड रियलिटी। SR शर्मा का हो गया फ्यूरियंस। पांडे जी कौन हो गए? पांडे जी कल्चर से रिलेटेड होंगे, और रोमिला थापर जो होंगे वह सोमनाथ से। तो ये आपका मैच कर गया। चलिए अगला प्रश्न, भारत में ताम्रपाषाणी संस्कृतियों का सही कालक्रम बताना है। सही कालक्रम तो पहले कैथा आए थे, फिर उसके बाद आहड़, फिर मालवा, फिर जोरवे, तो क्रम से ही लगा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तो ये राजस्थान के ताम्रपाषाणिक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसको बालाथल बोला जाता था। और कुछ और है राजस्थान में, कौन? अहाड़ है, गिलुंद है, मरमी है, बालाथल, यह सभी ताम्रपाषाणिक है, इसको याद रखिए। अहाड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल। अगला प्रश्न, बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बागोर कहाँ है? राजस्थान में, सही है। इसके विशुद्ध मध्यपाषाण काल भानुचरण के होने से संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि के कार्बन की तिथि है, ये भी सत्य है। और इसके प्रारंभ में ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए, गलत है यह, ऐसा नहीं था। जब बैल भेड़ बकरी सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से पालतू पशु के रूप में है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि यहाँ बागोर से ये सब पाया गया है, अर्थात सी गलत है। अगला प्रश्न, यहाँ पर 44 कि भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो भरतपुर पुरातात्विक स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित, ये गलत है, राजस्थान में नहीं है। भरतपुर की काल अवधि में यहाँ मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिला हुआ है, सत्य है। काल अवधि सेकंड में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृदभांड का प्रयोग के साक्ष्य मिला है, ये भी सत्य है, अर्थात यहाँ पर केवल बी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण काल वास क्षेत्र है?
तो विशालतम सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का बागोर है, जो कि पशुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजार के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो यहाँ पर हथनोरा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया है? तो यह ओडई में पाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया? वह मेहरगढ़ है, जिसे इस मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का रोटी का टोकरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के समुच्चय का साक्ष्य मिला हुआ है? तो अतिपक्कम से पशुओं के पद चिन्ह मिले हुए हैं। लास्ट प्रश्न इसका, बूचड़खाना अर्थात जहाँ पशुओं को काटा जाता था, तो वह क्षेत्र कहाँ पे है? महदहा में। यह आपका लास्ट क्वेश्चन और यह कंप्लीट हो गया है।